गुड आफ्टरनून बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था किस तरह गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप जी में बातें हो रही है और वो हंसते हुए चाय का प्याला गोपाल प्रसाद को पकड़ाते हैं और उसके बाद शंकर खखार कर कहता है, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए कहते हैं, सरकार जो चाहे सो कर ले, मगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। शंकर को प्याला पकड़ाते हुए पूछते हैं, वह क्या? गोपाल प्रसाद कहते हैं, खूबसूरती पर टैक्स। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि उनके कहने का अर्थ है कि खूबसूरती पर टैक्स मजाक नहीं है साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाले चूं भी न करेंगे। बस शर्त है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माध्यम से माफिक अपने ऊपर टैक्स तक तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। देखिए कैसे विचार हैं, हृदय के विचार बोली से, बातों से झलक जाया करते हैं। कैसे विचार हैं गोपाल प्रसाद के कि औरतें अपने आप को खूबसूरत दर्शाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देने का प्रयत्न करेंगी और इस तरह सरकार की आमदनी बढ़ेगी। ऐसे विचार गोपाल प्रसाद के ही हो सकते हैं, लेकिन रामस्वरूप जी हर बात में उनका समर्थन ही कर रहे थे, इसलिए वो भी जोर से हंसते हुए बोलते हैं, वाह वाह, क्या खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो कभी उठता भी न था। तस्तरी गोपाल प्रसाद की ओर बढ़ाते हैं, लीजिए, जहाँ तक हो रहा है रामस्वरूप जी बार बार समर्थन ही कर रहे हैं। उनके इस बात का भी उन्होंने समर्थन किया कि उन लोगों के ज़माने में ये सब बातें ही नहीं थी। उसके बाद नाश्ता का प्लेट उनकी ओर बढ़ाते हैं। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए कहते हैं, नहीं साहब, हमारे ज़माने में तो कभी नहीं थी। रामस्वरूप शंकर की ओर मुखातिब होकर पूछते हैं, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू, किस मामले में? यही कि शादी तय करने के लिए खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग मान भी जाएंगे तो घर की औरतें राजी नहीं होंगी, तो फिर उसकी खूबसूरती किसी भी तरह से ज़रूरी है, चाहे वह पाउडर लगाए या वैसे ही। मतलब इनको पैसा भी चाहिए और लड़की की खूबसूरती भी चाहिए। उसके बाद तुरंत ही वो संदेह में पूछते भी हैं रामस्वरूप जी से कि आपकी लड़की तो ठीक है ना? अब बेचारे रामस्वरूप जी क्या कहते, इतना ही कह के रह गए, हाँ वो तो अब देख लीजिएगा। देखना क्या है, जब इतनी बातचीत, उस पर औपचारिकता बस। गोपाल प्रसाद यह भी कहते हैं कि देखना क्या है, जब इतनी बातचीत हो चुकी है तब यह रस्म ही समझिए, मतलब शादी तो होनी ही है। लेकिन रस्म समझिए में यह रस्म नहीं था, हर चीज की जानकारी गोपाल प्रसाद को अभी भी चाहिए थी। अर्थात वह जायचे के बारे में पूछते हैं कि जन्म पत्री तो मिल गया होगा। रामस्वरूप जी कहते हैं, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल है, अर्थात जन्म कुंडली का मिलना क्या मुश्किल है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया तो मिल गया। ठीक ही कहा आपने, उनकी बात का समर्थन गोपाल प्रसाद जी करते हैं थोड़ी देर रुककर। लेकिन हाँ, यह तो मेरे कानों में भनक पड़ी है,
यह तो गलत है ना, क्या कि लड़की पढ़ी लिखी है। हमें मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को। बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए, ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। गोपाल प्रसाद जी को ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की इसलिए नहीं चाहिए थी कि पढ़ी लिखी लड़कियां हर बात में जानकारी रखती हैं और गलत सलत बातों को बर्दाश्त नहीं करती। पेपर भी पढ़ती हैं, दुनिया की जानकारी रखती हैं, घर की जानकारी रखती हैं और किसी की बातों को जल्दी सहती नहीं, गलत बातों को नहीं सहती। यही उनके लिए कष्टदायक था। इसीलिए वो बहुत कम पढ़ी लिखी लड़की खोज रहे थे कि वैसी लड़की उनके घर में जबान नहीं चलाएगी, सीधी सादी गाय की तरह रहेगी और घर के सारे काम किया करेगी। उनकी इस बात पर शंकर जो है वह भी बोलता है कि जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं है, इसलिए पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। उस पर राम स्वरूप जी कहते हैं नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब हम अपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है, जब हमने अपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है तो बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात होती है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना, और अगर औरतें भी वही करने लगीं तो अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगीं और पॉलिटिक्स करने लगीं तो बहस, तो फिर बहुत हो चुकी गिरस्ती। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। कितने नीच विचार थे गोपाल प्रसाद के कि लड़के पढ़ सकते हैं, काबिल हो सकते हैं, मगर लड़कियां नहीं। क्योंकि अगर वो भी समाज में इंटरेस्ट लेने लगी पढ़ने के बाद, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी, पॉलिटिक्स वगैरह करने लगी, तो उनका घर कौन देखेगा? उनकी गृहस्थी कौन देखेगी? इसीलिए लड़कों को ही पढ़ने का अधिकार है। इसका एग्जाम्पल उन्होंने मोर और शेरनी से दिया, शेर से दिया कि मोर के पंख होते हैं, शेर के बाल होते हैं, पर मोरनी के पंख नहीं होते और शेरनी के बाल भी नहीं होते। बेचारे रामस्वरूप समर्थन में कहते हैं जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है, औरतों के नहीं होती। हंसते हैं, शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं उनकी इस बात पर। गोपाल प्रसाद, हाँ वह भी सही है। कहने का मतलब है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए है और ऊंची तालीम भी उनमें से एक है। इतना तो सिद्ध हो जा रहा है उनकी इन बातों से कि उन्हें औरतों का पढ़ना लिखना जरा भी पसंद नहीं था, उनका काबिल होना जरा भी पसंद नहीं था, ताकि वह हमेशा घर में दबके रहें। रामस्वरूप पुनः चाय पूछते हैं। शंकर कहता है धन्यवाद, पी चुका। अब इन औपचारिक बातों को खत्म करने के लिए गोपाल प्रसाद कहते हैं क्या साहब, अब तो खत्म ही करिए, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। औपचारिकता कितनी है, कितनी विनम्रता। आपने तो कुछ खाया नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं, वह मक्खन। अब अपने मक्खन नहीं आने के लिए भी वो उनसे बताते हैं कि वह मक्खन नहीं ला पाए हैं, चाय के साथ टोस्ट ही नहीं था, तो कैसे नाश्ता होता? आपने नाश्ता नहीं किया। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था, जबकि कई चीज़ें रामस्वरूप जी ने उनके सामने रखी थी खाने की। नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना नहीं था। टोस्ट वोस्ट में खाता ही नहीं। रामस्वरूप, हूँ मेज की एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर की तरफ आवाज़ करके जरा जोर से बोलते हैं, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं? राम प्रसाद जी कहते हैं कि जरा पान भिजवा देना। इसलिए पान भिजवाने का नाम लेते हैं कि पान उमा को लेके आना था। गोपाल प्रसाद जी सिगरेट के लिए इनकार कर देते हैं। अब दृश्य सामने है
कि पान की तस्तरी हाथों में लेकर उमा आती है। सादगी के कपड़े हैं, गर्दन उसकी झुकी हुई है। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। अर्थात कहीं भी यही स्थिति होती है लड़की दिखाने के समय। लड़की आ रही है, लड़की के रूप में उमा आ रही है और गोपाल प्रसाद उसे पूरी तरह जान लेने वाली कि वह कैसी है, किस तरह की है, वह चल फिर कैसे रही है, इत्यादि इत्यादि जानने के लिए उसकी तरफ आंखें गड़ा कर देख रहे हैं। और शंकर पिता के होने के कारण, वहां पे उपस्थित होने के कारण आंखें छिपाकर उसे ताक रहा है। रामस्वरूप हाँ हाँ यही हंसते हुए कहते हैं आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दे दो। मतलब अभी से उन्होंने अपनी बेटी को पराया कर दिया और ये उन्हें गोपाल प्रसाद जी की लड़की बना दिया। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर की ओर उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रीम वाला चश्मा दिख जाता है। बाप बेटे दोनों चौंक पड़ते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ चश्मा, मतलब उसकी नाक पर चश्मा देखकर दोनों ही बाप बेटे इस कदर चौंक जाते हैं मानो क्या देख लिया हो। कहीं यह चश्मा पढ़ने के कारण तो नहीं है। रामस्वरूप जी सकपकाकर कहते हैं पिछले महीने इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, इसीलिए चश्मा लगाना पड़ा। आंखों में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ दिक्कत आ गया था, इसीलिए इसको चश्मा लगाना पड़ा। अब गोपाल प्रसाद जी संतुष्ट होकर कोमल स्वर में उमा को कहते हैं बेटी बैठो। रामस्वरूप जी फिर कहते हैं वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे के साथ। अपने बाजे के साथ बैठने के लिए उमा को तख्त पे कहते हैं। उमा बैठ भी जाती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं चाल में तो कुछ खराबी नहीं। क्या ऐसा कहना चाहिए लड़की के सामने? उसकी चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है गोपाल प्रसाद जी? हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो माँ एक आध गीत सितार के साथ। रामस्वरूप जी उमा को सितार पे एक गाना सुनाने के लिए कहते हैं और उमा सितार उठाती है। थोड़े देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है, उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, मतलब वह उस गाने में खोसी जाती है और इसी स्थिति में उसका चेहरा ऊपर की ओर उठ जाता है और उसकी आंखें शंकर की आंखों से मिल जाती हैं। जैसे ही शंकर की आंख से उसकी आंखें मिलती हैं, वह गाते गाते एकदम से रुक जाती है। रामस्वरूप जी पूछ बैठते हो क्या हुआ उमा, गाने को पूरा करो। तब तक गोपाल प्रसाद जी भी उसे रोक देते हैं। नहीं साहब ठीक है। उमा अंदर जाने लगती है। गोपाल प्रसाद अभी ठहरो बेटी, शायद कुछ परीक्षाएं अभी और बाकी थी। रामस्वरूप जी कहते हैं थोड़ा और बैठो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? हर चीज़ उन्हें लड़की में हर गुण चाहिए थी। उमा चुप रहती है। रामस्वरूप ही कहते हैं वह तो मैं आपको बताना भूल गया था, वह तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है। और उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद यह तो बहुत अच्छा है, कुछ सिलाई वगैरह भी सीखा है। फिर से उमा जवाब नहीं देती है, रामस्वरूप जी ही जवाब देते हैं। सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज भी। फिर हंसते हैं। गोपाल प्रसाद ठीक, लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं। फिर उमा चुप है। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं कि वह कुछ जवाब भी दे, कुछ बोले, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए।
गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सकपका जाते हैं। आज यहीं तक। इस ऑडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगले वीडियो में मैं इसके आगे की एकांकी एक्सप्लेन करूंगी। गुड आफ्टरनून बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था किस तरह गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप जी में बातें हो रही है और वो हंसते हुए चाय का प्याला गोपाल प्रसाद को पकड़ाते हैं और उसके बाद शंकर खखार कर कहता है, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए कहते हैं, सरकार जो चाहे सो कर ले, मगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। शंकर को प्याला पकड़ाते हुए पूछते हैं, वह क्या? गोपाल प्रसाद कहते हैं, खूबसूरती पर टैक्स। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि उनके कहने का अर्थ है कि खूबसूरती पर टैक्स मजाक नहीं है साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाले चूं भी न करेंगे। बस शर्त है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माध्यम से माफिक अपने ऊपर टैक्स तक तय कर ले। फिर देखिए सरकार कैसी आमदनी बढ़ाती है, सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। देखिए कैसे विचार हैं, हृदय के विचार बोली से, बातों से झलक जाया करते हैं। कैसे विचार हैं गोपाल प्रसाद के कि औरतें अपने आप को खूबसूरत दर्शाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देने का प्रयत्न करेंगी और इस तरह सरकार की आमदनी बढ़ेगी। ऐसे विचार गोपाल प्रसाद के ही हो सकते हैं, लेकिन रामस्वरूप जी हर बात में उनका समर्थन ही कर रहे थे, इसलिए वो भी जोर से हंसते हुए बोलते हैं, वाह वाह क्या खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो कभी उठता भी न था। तस्तरी गोपाल प्रसाद की ओर बढ़ाते हैं, लीजिए जहाँ तक हो रहा है रामस्वरूप जी बार बार समर्थन ही कर रहे हैं। उनके इस बात का भी उन्होंने समर्थन किया कि उन लोगों के ज़माने में ये सब बातें ही नहीं थी। उसके बाद नाश्ता का प्लेट उनकी ओर बढ़ाते हैं। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए कहते हैं, नहीं साहब, हमारे ज़माने में तो कभी नहीं थी। रामस्वरूप शंकर की ओर मुखातिब होकर पूछते हैं, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू, किस मामले में? यही कि शादी तय करने के लिए खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग मान भी जाएंगे तो घर की औरतें राजी नहीं होंगी, तो फिर उसकी खूबसूरती किसी भी तरह से ज़रूरी है, चाहे वह पाउडर लगाए या वैसे ही। मतलब इनको पैसा भी चाहिए और लड़की की खूबसूरती भी चाहिए। उसके बाद तुरंत ही वो संदेह में पूछते भी हैं रामस्वरूप जी से कि आपकी लड़की तो ठीक है ना? अब बेचारे रामस्वरूप जी क्या कहते, इतना ही कह के रह गए, हाँ वो तो अब देख लीजिएगा। देखना क्या है, जब इतनी बातचीत, उस पर औपचारिकता बस। गोपाल प्रसाद यह भी कहते हैं कि देखना क्या है, जब इतनी बातचीत हो चुकी है तब यह रस्म ही समझिए, मतलब शादी तो होनी ही है। लेकिन रस्म समझिए में यह रस्म नहीं था, हर चीज की जानकारी गोपाल प्रसाद को अभी भी चाहिए थी।
अर्थात वह जायचे के बारे में पूछते हैं कि जन्म पत्री तो मिल गया होगा। रामस्वरूप जी कहते हैं, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल है, अर्थात जन्म कुंडली का मिलना क्या मुश्किल है। ठाकुर जी के चरणों में रख दिया तो मिल गया। ठीक ही कहा आपने। उनकी बात का समर्थन गोपाल प्रसाद जी करते हैं थोड़ी देर रुककर। लेकिन हाँ, यह तो मेरे कानों में भनक पड़ी है, यह तो गलत है ना क्या कि लड़की पढ़ी लिखी है। हमें मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखड़ों को। बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए, ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। गोपाल प्रसाद जी को ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की इसलिए नहीं चाहिए थी कि पढ़ी लिखी लड़कियां हर बात में जानकारी रखती हैं और गलत सलत बातों को बर्दाश्त नहीं करती। पेपर भी पढ़ती हैं, दुनिया की जानकारी रखती हैं, घर की जानकारी रखती हैं और किसी की बातों को जल्दी सहती नहीं, गलत बातों को नहीं सहती। यही उनके लिए कष्टदायक था। इसलिए वो बहुत कम पढ़ी लिखी लड़की खोज रहे थे कि वैसी लड़की उनके घर में जवान नहीं चलाएगी, सीधी सादी गाय की तरह रहेगी और घर के सारे काम किया करेगी। उनकी इस बात पर शंकर जो है वह भी बोलता है कि जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं है, इसलिए पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। उस पर रामस्वरूप जी कहते हैं, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब हम अपने लड़कों को BA MA तक पढ़ाया है, जब हमने अपने लड़कों को BA MA तक पढ़ाया है तो बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात होती है। अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना, और अगर औरतें भी वही करने लगीं तो अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगीं और पॉलिटिक्स करने लगीं तो बहस, तो फिर बहुत हो चुकी गिरस्ती। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। कितने नीच विचार थे गोपाल प्रसाद के कि लड़के पढ़ सकते हैं, काबिल हो सकते हैं, मगर लड़कियां नहीं। क्योंकि अगर वो भी समाज में इंटरेस्ट लेने लगी, पढ़ने के बाद अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी, पॉलिटिक्स वगैरह करने लगी, तो उनका घर कौन देखेगा, उनकी गृहस्थी कौन देखेगी। इसीलिए लड़कों को ही पढ़ने का अधिकार है। इसका एग्जाम्पल उन्होंने मोर और शेरनी से दिया, शेर से दिया कि मोर के पंख होते हैं, शेर के बाल होते हैं, पर मोरनी के पंख नहीं होते और शेरनी के बाल भी नहीं होते। बेचारे रामस्वरूप समर्थन में कहते हैं, जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है, औरतों के नहीं होती। हंसते हैं, शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं उनकी इस बात पर। गोपाल प्रसाद, हाँ वह भी सही है। कहने का मतलब है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए है और ऊंची तालीम भी उनमें से एक है। इतना तो सिद्ध हो जा रहा है उनकी इन बातों से कि उन्हें औरतों का पढ़ना लिखना जरा भी पसंद नहीं था, उनका काबिल होना जरा भी पसंद नहीं था, ताकि वह हमेशा घर में दबके रहें। रामस्वरूप पुनः चाय पूछते हैं। शंकर कहता है, धन्यवाद, पी चुका। अब इन औपचारिक बातों को खत्म करने के लिए गोपाल प्रसाद कहते हैं, क्या साहब, अब तो खत्म ही करिए, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। औपचारिकता कितनी है, कितनी विनम्रता। आपने तो कुछ खाया नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं, वह मक्खन। अब अपने मक्खन नहीं आने के लिए भी वो उनसे बताते हैं कि वह मक्खन नहीं ला पाए हैं, चाय के साथ टोस्ट ही नहीं था, तो कैसे नाश्ता होता। आपने नाश्ता नहीं किया। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था, जबकि कई चीज़ें रामस्वरूप जी ने उनके सामने रखी थी खाने की। नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना नहीं था। टोस्ट वोस्ट में खाता ही नहीं। रामस्वरूप, हूँ। मेज की एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर की तरफ आवाज़ करके
जरा जोर से बोलते हैं, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं? राम प्रसाद जी कहते हैं कि जरा पान भिजवा देना। इसलिए पान भिजवाने का नाम लेते हैं कि पान उमा को लेके आना था। गोपाल प्रसाद जी सिगरेट के लिए इनकार कर देते हैं। अब दृश्य सामने है कि पान की तस्तरी हाथों में लेकर उमा आती है। सादगी के कपड़े हैं, गर्दन उसकी झुकी हुई है। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। अर्थात कहीं भी यही स्थिति होती है लड़की दिखाने के समय। लड़की आ रही है, लड़की के रूप में उमा आ रही है और गोपाल प्रसाद उसे पूरी तरह जान लेने वाली कि वह कैसी है, किस तरह की है, वह चल फिर कैसे रही है, इत्यादि इत्यादि जानने के लिए उसकी तरफ आंखें गड़ा कर देख रहे हैं। और शंकर पिता के होने के कारण, वहां पे उपस्थित होने के कारण आंखें छिपाकर उसे ताक रहा है। रामस्वरूप हाँ यही हंसते हुए कहते हैं आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दे दो। मतलब अभी से उन्होंने अपनी बेटी को पराया कर दिया और ये उन्हें गोपाल प्रसाद जी की लड़की बना दिया। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर की ओर उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रीम वाला चश्मा दिख जाता है। बाप बेटे दोनों चौंक पड़ते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ चश्मा, मतलब उसकी नाक पर चश्मा देखकर दोनों ही बाप बेटे इस कदर चौंक जाते हैं मानो क्या देख लिया हो। कहीं यह चश्मा पढ़ने के कारण तो नहीं है। रामस्वरूप जी सकपकाकर कहते हैं, पिछले महीने इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, इसीलिए चश्मा लगाना पड़ा। आंखों में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ दिक्कत आ गया था, इसीलिए इसको चश्मा लगाना पड़ा। अब गोपाल प्रसाद जी संतुष्ट होकर कोमल स्वर में उमा को कहते हैं, बेटी बैठो। रामस्वरूप जी फिर कहते हैं, वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे बाजे के साथ। अपने बाजे के साथ बैठने के लिए उमा को तख्त पे कहते हैं। उमा बैठ भी जाती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, चाल में तो कुछ खराबी नहीं। क्या ऐसा कहना चाहिए लड़की के सामने? उसकी चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? गोपाल प्रसाद जी, हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो माँ, एक आध गीत सितार के साथ। रामस्वरूप जी उमा को सितार पे एक गाना सुनाने के लिए कहते हैं और उमा सितार उठाती है। थोड़े देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है, उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, मतलब वह उस गाने में खोसी जाती है और इसी स्थिति में उसका चेहरा ऊपर की ओर उठ जाता है और उसकी आंखें शंकर की आंखों से मिल जाती हैं। जैसे ही शंकर की आंख से उसकी आंखें मिलती हैं, वह गाते गाते एकदम से रुक जाती है। रामस्वरूप जी पूछ बैठते हो, क्या हुआ उमा, गाने को पूरा करो। तब तक गोपाल प्रसाद जी भी उसे रोक देते हैं। नहीं साहब, ठीक है। उमा अंदर जाने लगती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी, शायद कुछ परीक्षाएं अभी और बाकी थी। रामस्वरूप जी कहते हैं, थोड़ा और बैठो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? हर चीज उन्हें लड़की में हर गुण चाहिए थी। उमा चुप रहती है। रामस्वरूप ही कहते हैं, वह तो मैं आपको बताना भूल गया था, वह तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है। और उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है, कुछ सिलाई वगैरह भी सीखा है? फिर से उमा जवाब नहीं देती है। रामस्वरूप जी ही जवाब देते हैं, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है,
यहाँ तक कि मेरी कमीज भी। फिर हंसते हैं। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं। फिर उमा चुप है। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं कि वह कुछ जवाब भी दे, कुछ बोले, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सकपका जाते हैं। आज यहीं तक। इस ऑडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगले वीडियो में मैं इसके आगे की एकांकी एक्सप्लेन करूंगी।